अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? इफ़ यस देन हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने ना आरएनएन पढ़ने स्टार्ट किए थे, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। तो उसी का आज पार्ट 2 हम लेके आगे चल रहे हैं। तो आज जो हम चीज़ पहले देखने लगे हैं वो है हमारे लिए डेटा फॉर आरएनएन, कि आरएनएन को कहने के समझने से पहले ना हम देखते हैं कि आरएनएन को हम इनपुट जो देते हैं डेटा वो किस फॉर्म में होता है। तो इस चीज़ को हम चेक करते हैं, इसके लिए मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन
अच्छा, आई थिंक सो मैं म्यूट था, तो मैं दोबारा से आपको ना यहाँ से चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। आप में से भी किसी ने बताया नहीं था। अच्छा, मैं बता रहा था कि हमारे पास जो आज है, हमने डाटा फॉर आरएनएन हम देख रहे हैं कि आरएनएन को समझने से पहले हमारे ज़रूरी है कि हम देखेंगे डाटा किस फॉर्म में हम आरएनएन को एज़ अ इनपुट देते हैं। तो मैं बता रहा था कि हमारे पास जो डाटा होता है वो एज़ अ टाइम स्टेप और इनपुट फीचर जाता है। तो अब इसमें हमारे पास मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल ली थी जिसमें आपको बता रहा था कि हमारे पास क्या होगा, रिव्यूज़ होंगे और सेंटिमेंट्स होंगे। तो रिव्यूज़ में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जैसे ऐप वाज़ गुड, ऐप वाज़ बैड, ऐप वाज़ नॉट गुड। यहाँ पे नॉट ने 2 दफ़ा लिख दिया, यहाँ पे 1 दफ़ा आता है और दूसरा यहाँ पे हमारे पास पॉज़िटिव के लिए हमने 1 लिख दिया और नेगेटिव व्यूज़ के लिए हमने 0 लिख दिया आउटपुट में, अपनी आसानी के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास टेक्स्ट आता है तो हम उससे ना यूनिक वर्ड्स चूज़ कर लेते हैं ना, वो उसकी इसमें वोकैब्युलरी बन जाती है जिसको मैंने यहाँ पे वी से रिप्रेज़ेंट किया है। देन हमारे पास क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे एक ऐप है, फिर वाज़, गुड, बैड और नॉट, ये हमारे पास कहने के 5 यूनिक वर्ड्स हैं, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। यानी कि हमारे पास ऐप के लिए 5 डायमेंशनल एक वेक्टर बन जाएगा जिसमें अगर हम फर्स्ट वैल्यू 1 ऑन रखते हैं तो इसका मतलब है कि पहला वर्ड कौन सा है, ऐप वाला है। इसी तरह अगर हम वाज़ के लिए लिखते हैं वेक्टर, तो हम सेकंड को हाई करते हैं और बाकी सारे हमारे पास 0 रहेंगे। तो इस तरह हमने हर वेक्टर को कह लें कि रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, सॉरी, हर टेक्स्ट को जो है, वर्ड को हम एज़ अ वेक्टर रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास क्या होता है कि आरएनएन में जब आपने डाटा प्रोवाइड करना होता है, जैसे लेट्स से ये रिव्यू 1 है, तो रिव्यू 1 जब हम आरएनएन को देते हैं तो इसकी शेप क्या होगी ना, तो मैंने आपको बताया टाइम स्टैम्प और इनपुट फीचर्स की शेप होती है इसकी, उसकी स उसकी कह लें कि टाइम स्टैम्प और इनपुट फीचर्स के पेयर में ये जाता है। तो हमारे पास जो ये 3 की वैल्यू है, नंबर ऑफ वर्ड्स हैं और दूसरे लफ्ज़ में नंबर ऑफ टाइम स्टैम्प्स हैं। और साथ ही हमारे पास जो 5 है, ये बेसिकली नंबर ऑफ फीचर्स हैं या इनपुट फीचर्स हैं। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये देखें, ये 5 फीचर्स आ गए और क्योंकि ये 1, 2, 3 वर्ड्स थे तो इसलिए हमारे पास टाइम स्टैम्प भी क्या हुई है, 3 आ गई है। सही हो गया यहाँ तक? तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐप जब भेज रहे हैं उस टाइम टाइम स्टैम्प हमारे पास t = 1 होगी और जब वाज़ होगा तो उस टाइम टाइम स्टैम्प = 2 आ जाएगी। तो होप्स ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं साथ-साथ। अच्छा, अब अगर आप इसी को देखें मज़ीद, तो अगर हम सेकंड रिव्यू की बात करूँ तो इसके लिए भी जो टाइम स्टैम्प या इसका इनपुट फीचर्स का पेयर है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 3, 5 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ऐप वाज़ नॉट, क्योंकि आपको बताया कि यहाँ पे नॉट एक दफ़ा आता है, तो इस नॉट को मैं ऐसे यूँ काट रहा हूँ। तो हमारे पास ऐप वाज़ नॉट गुड, यहाँ पे टोटल कितने 4 वर्ड्स हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, थर्ड रिव्यू के लिए ये जो टाइम स्टैम्प है 4, 5 बन जाएगी। तो अब आपको होप सो क्लियर हो गया होगा कि ये 4 वर्ड्स थे, इसलिए हमने यहाँ पे 4 का फर्स्ट वैल्यू को टाइम एज़ अ टाइम स्टैम्प, नंबर ऑफ टाइम स्टैम्प्स को ये रिप्रेज़ेंट करते हैं और 5 हमारे पास इनपुट फीचर्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जब भी हमारे पास डाटा भेजते हैं आरएनएन में, तो वो टाइम स्टैम्प और इनपुट फीचर की फॉर्म में जाता है, जो स्टार्टिंग में हमने ये बात यहाँ पे लिखी थी। देन उसके बाद अब अगर हम क्लास की बात करें तो उसमें एक क्लास होती है सिंपल आरएनएन के नाम से ना। तो जब हम उसमें कह लें कि अपना इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो कैसे प्रोवाइड करते हैं? मैं ये क्लियर कर लूँ देन हम उसके बाद उसको देखते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि हमने कहा कि हमारे पास क्लास होगा, क्लास में एक क्लास होती है, उसका नाम होता है हमारे पास सिंपल आरएनएन के नाम से ना। तो अब इस सिंपल आरएनएन में ना बेसिकली हमारे पास क्या है ना, 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है बैच साइज़, जिसको मैं यहाँ पे ना बीएस लिख देता हूँ। हमारे पास क्या होता है सबसे पहले, बैच साइज़। देन उसके बाद हमने इसको उसी तरह टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करनी होती है, जिसको मैं यहाँ पे टी से रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। देन उसके बाद हमारे पास इनपुट फीचर्स होते हैं, जिनको मैं यहाँ पे एफ से रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो बैच साइज़ से अब मेरे पास क्या मुराद है, लेट्स से अगर मैं टोटल हमारे पास जो हमारा कहने एग्ज़ाम्पल थी मैंने अभी रिव्यूज़ वाली जो आपको लिख के बताई थी, तो उसमें हमारे पास वैल्यू जी टोटल रिव्यूज़ थे हमारे पास 3, यानी कि हमारा जो बैच साइज़ है वो कितना है, 3 है। और अब हमारे पास जो टाइम स्टैम्प है वो हम उसकी देते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कह लें कि जिसके वर्ड्स थे ना उसकी। तो हमारी जो एग्ज़ाम्पल थी आपको याद होगा, ऐप वाज़ नॉट गुड, उसके जो 4 वर्ड्स थे, लिहाज़ा टाइम स्टैम्प पे हम सबसे बड़ी वैल्यू देते हैं, जो क्या थी 4, बाकी दोनों 3 थी। और इनपुट फीचर्स तो हमारे पास सबके सेम थे, वो लिहाज़ा हमने ये वाली क्या रहने दी, 5 रहने दी। तो होप सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम इसको
करते हैं, डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्लास के अंदर भी ना, कि बैच साइज़ लिखते हैं, देन उसके बाद टाइम स्टैम्प और उसके बाद इनपुट फीचर्स। अब आरएनएन के आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है ना कि हमें इनपुट को ना आसान वे में लिखते हैं, एक्स रखते हैं और आउटपुट को भी इसी तरह ना। तो अब अगर हम बात करें तो मैं दोबारा से वो एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ और आपको बताता हूँ, ताकि बाद में जो कैलकुलेशंस हमने करनी है वो हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास याद होगा मैंने कहा था यहाँ पे हमारे पास रिव्यूज़ है, देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास साथ ही क्या बोल रहे थे, सेंटीमेंट या आउटपुट जिसको आप कह लें। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जिस तरह हमने कह लें कि वैल्यूज़ रखी थी, ऐप वॉज़ गुड की। इसी तरह नीचे आपको याद होगा कि हमारे पास ऐप वॉज़ बैड और ऐप वॉज़ नॉट गुड, इस तरह से एग्ज़ाम्पल्स थी। तो अब अगर हमारे पास जो है इसको मैं एक्स वाई में रिप्रेज़ेंट करूँ तो हमारे पास क्या होगा, पहली जो इनपुट है वो हमारे पास क्या होगी, x1 या फिर रिव्यू 1। इसी तरह जो दूसरी इनपुट होगी वो हमारे पास क्या थी, x2 और जो थर्ड थी उसको हम क्या देते हैं, x3। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो पहला ये वर्ड होगा उसकी टाइम स्टैम्प और वैल्यू क्या आएगी, x11। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी x12 और जो अगर मैं इसकी बात करूँ तो x13। तो सिमिलर नीचे भी इसी तरह चलते रहेंगे। यहाँ पे जो पहला वर्ड आएगा वो x21 हो जाएगा, फिर x22 और x23 आगे इसी तरह चलते रहेंगे। तो ये एक्स में कैंडिडेट रिप्रेजेंट करने का फ़ायदा ये होगा कि हमें लेटर ऑन जो हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे वो आपको ईज़िली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो अब जो हमारे पास आरएनएन का जो कह लें कि आर्किटेक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलरली होता है एएनएन की तरह ना, लेकिन कुछ बेसिक से फ़र्क्स होते हैं जिनमें से एक मैंने अभी आपको बताया भी है कि हमारे पास जो उसकी इनपुट होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, हम साथ में टाइम स्टैम्प भी भेज रहे होते हैं। तो जो इनपुट है, अब जैसे हमारे पास x11 जब इनपुट जाएगी तो उस टाइम हमारे पास टाइम स्टैम्प जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह जब हमारे पास x12 इनपुट जाएगी तो हमारे पास जो टाइम स्टैम्प है वो t=2 हो जाएगी। तो अगर मैं इसको इस तरह से बताऊँ कि आर्किटेक्चर में कैसे ये काम कर रहे होते हैं, तो मिसाल लेते हैं कि हमारे पास यहाँ से कोई इनपुट जा रही है और ये हमारे पास कोई कह लें कि हिडन लेयर लगी हुई थी और यहाँ से आगे हमारे पास आउटपुट लेयर है। तो जब हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से x11 है, फिर x12 और फिर x13 है। तो हमारे पास जब x11 जाएँगे तो उस टाइम हमारे पास जो टाइम स्टैम्प थी वो क्या थी, इक्वल टू 1। जब हमारे यहाँ से अगला वर्ड जाएगा वाज़ तो x12 हो जाएगा। तो जब x12 जाएगा तो उस टाइम हमारे पास क्या हो रहा होगा, यहाँ से t इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह नेक्स्ट जब x13 हम इनपुट देंगे तो हमारे पास टाइम स्टेप क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है ना इसमें वो ये है कि हमारे पास एएनएन तो सिर्फ फीड फॉरवर्ड होते थे, लेकिन आरएनएन में हमारे पास कहने स्टेट का एक सीन होता है, जिसमें हमारे पास जो न्यूरॉन्स या हिडन layers की आउटपुट है वो एज़ अ इनपुट वापस काम कर रही होती है। यानी कि यहाँ से जो आउटपुट निकलती है बजाए इसके कि वो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जाए और उसके बाद हम वाई हैट निकालें, वो क्या करती है, वो यहाँ से वापस आउटपुट अपनी को एज़ अ इनपुट यूज़ करती है नेक्स्ट स्टेट में। तो हाँ, कहने कि हमारी जो एग्ज़ाम्पल थी उसमें 5 यूनिक वर्ड्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक 5 नोड का बनाते हैं आर्किटेक्चर, फिर उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे पास बैकवर्ड जब जाएगा तो उस टाइम हमारे पास ये किस तरह से काम कर रहा होता है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आपको मैं मज़ीद समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये सेंटिमेंट्स थे, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रखी थी 1 फिर 0 देन फिर अगेन 0। अच्छा, हमारे पास आपको याद होगा कि एएनएन में क्या होता था कि ये हमारे पास लेट्स से अगर मैं इनपुट्स बना लूँ, तो 5 फीचर्स तो हमने कहा जी 5 इनपुट्स होगी, तो आगे हमने कहा जी हम 3 नोड्स ले लेते हैं और फिर एक आउटपुट नोड होती थी हमारे पास ना, और फिर इधर से हमारे पास वाई हैट निकल आता था। बाकी आपको याद होगा कि फुल्ली कनेक्टेड होते थे, मैं एक ही इधर कह लें कि नोड को एक ही इनपुट को तीनों नोड्स के साथ मैंने क्या कहते हैं अटैच किए, कनेक्ट किए और मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो अब हमारे पास
ये तो होता था एएनएन में, लेकिन अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि आरएनएन के केस में क्या होता है कि साथ में जो हिडन लेयर होती है उसकी आउटपुट वापस एक्ट करती है एज़ अ इनपुट, यानी कि यहाँ से जो आउटपुट है बजाय सीधा इधर जाने के वो वापस आएगी पहले अपने इस न्यूरॉन के पास या इस नोड के, और सिर्फ इसकी आउटपुट सिर्फ इसी के पास नहीं आती बल्कि वो इस वाले के पास भी जाती है और ये इस वाले के पास भी आती है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, अच्छा ये क्लियर है आपको कि एएनएन कैसे काम कर रहे थे? तो अब लेट्स से मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि आरएनएन में बेसिकली ये कैसे कन्वर्ट हो रहा था या किस तरह से ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो उसके लिए मैं एएनएन की ये डायग्राम डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। तो अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होगा, एक इनपुट आएगी, फिर ये सेकंड इनपुट, फिर ये थर्ड, ये 4 और फिर ये 5, क्योंकि हमारे पास 5 इनपुट के फीचर्स थे। और यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे नोड्स बना ली थी 3। अब होगा ये इस तरह से हमारे पास लेट्स से हमारे पास जैसे ऐप है, तो ऐप की बारी यानी कि x11 हमने इसको प्रोवाइड करना है। तो x11 और उस टाइम जो टाइम स्टैम्प है वो क्या होगी t इक्वल्स टू 1 की। अब जो x11 प्रोवाइड करना तो आपको याद होगा क्योंकि ये 5 जो वेक्टर था वो इस तरह से था हमारे पास कि ऐप की दफ़ा 1 था और बाकी सारे जो कह लें 4 वैल्यूज़ थी वो हमारे पास क्या थी 0 थी। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे 1 होगा और बाकी इन इनपुट जो है वो हमारे पास एज़ अ 0 जाएँगी। बाकी आपको याद होगा कि इस तरह से फुली कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं फुली कनेक्टेड एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये देखें इस तरह सेकंड इनपुट पे मैंने यहाँ से जोड़ दिया सब अगले न्यूरॉन्स के साथ। अच्छा अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो इसकी आउटपुट है वो एज़ अ इनपुट भी काम करती है इन सब नोड्स के लिए। इसको मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं थोड़ा अलग करके यहाँ पे ना बनाता हूँ कि हमारे पास क्या होगा, ये जो तीनों नोड्स हैं इनकी जो आउटपुट है बजाय इसके कि वो इस हमारे क्या कहते हैं फाइनल जो लेयर थी आउटपुट लेयर थी उस न्यूरॉन के पास आती या उस नोड के पास आते, तो हमारे पास वो उधर जाने से पहले क्या करती हैं कि वो वापस इधर ही एज़ अ क्या कहते हैं इनपुट के तौर पे काम करती हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कह लें कि एक किस्म का स्टेट की वो वैल्यू कह लें कि होल्ड करके रखता है यानी कि पास्ट वैल्यूज़ को, और अगली जो नेक्स्ट टाइम स्टैम्प आती है उसके लिए उसमें साथ उसको यूज़ कर रहा होता है। ये आस्ता-आस्ता चीज़ें आपको साथ क्लियर हो जाएँगी, परेशान नहीं होना। अच्छा अब ये होता कैसे है, मैं मिसाल देता हूँ कि हमारे पास जो तीनों नोड्स हैं उनको मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी जो आउटपुट होगी वो वापस खाली इसी की इनपुट नहीं बनेगी बल्कि बाकी दोनों की बनेगी। तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, इधर भी एक इनपुट जाएगी, इसमें भी जाएगी और देन यहाँ पे भी आएगी। इसी तरह जो यहाँ पे होगा इसकी इनपुट है जो वो यहाँ पे भी आएगी। देन उसके बाद इसकी जो इनपुट है वो नेक्स्ट नोड पे भी जाएगी। उसके बाद जो अगली इनपुट है वो लास्ट आपके पास भी जो अगली नोड है उस पे जाएगी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट कह लें कि आपके पास लेयर है या नेक्स्ट नोड है, उसकी इनपुट भी काम करेगी इसी तरह आउटपुट सॉरी एज़ अ इनपुट अगले न्यूरॉन्स के पास जा रही होगी। अब जब हमारे पास क्या आएगा टाइम स्टैम्प इक्वल्स टू 2 आ जाएगा जब हमारे पास, तो उस टाइम क्या होगा? यानी कि t इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो उस टाइम अब हमारे पास जो ये वॉस का वेक्टर है x11 था पहले जो ऐप के केस में, अब हमारे पास x12 है जो हमने इसको प्रोवाइड करना है। तो x12 पे अगर आप देखो याद हो तो हमारे पास क्या होगा पहली वाली 0 हो जाएगी, फिर 1 और फिर बाकी अगली जो नेक्स्ट 3 है वो क्या रहेंगी 0 रहेंगी। और ये सारी भी इसी तरह हमारे पास जो हर इनपुट है इस के साथ जाके अटैच हो जाएगी अगले नोड्स के साथ, जो कि बेसिकली यही वाली मेनली नोड्स थी। लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया होगा कि किस तरह से हमारे पास जो टाइम इज़ इक्वल टू 1 पे जो हमने हिडन लेयर में आउटपुट्स कैलकुलेट की थी, वो हमारे पास टाइम इज़ इक्वल टू 2 में एज़ अ इनपुट वापस काम कर रही हैं उन्हीं नोड्स के ऊपर। और हम मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहे या आप कह लें कि यहाँ पे जो है वेट या बाइसेस अपडेट नहीं हो रहे क्योंकि हम आउटपुट उस पे नहीं जा रहे बल्कि उन्हीं सेम वेट एंड बाइसेस के साथ ही हम अगली टाइम इज़ इक्वल टू 2 वाली क्या कहते हैं उसको x12 वेक्टर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इस दफ़ा साथ उसके जो एज़ अ इनपुट है वो हमारे पास ये वैल्यू भी जा रही है जो टाइम इज़ इक्वल टू 1 पे हमने आउटपुट कैलकुलेट की थी। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन भी है कि मतलब t इज़ इक्वल टू 1 पर तो इनपुट के साथ मतलब है कि फीडबैक की वैल्यू नहीं है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं ना कि जब हमारे पास t इज़ इक्वल टू 1 है, t इज़ इक्वल टू 2 पे तो देखिए ना हमारे पास ये इनपुट्स की वैल्यू आ गई है। तो अब
चीज़ों को कंसिस्टेंट रखने के लिए क्या है कि हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में भी ना यहाँ पे एक 3x3 का वेक्टर बना लेते हैं, जिसकी अमूमन वैल्यू या तो हम रैंडम सेलेक्ट कर देते हैं या कि दे देते हैं, तो या फिर मोस्टली 0 वैल्यूज़ को हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह हमारे पास t इज़ इक्वल टू 1 पे कह लें कि जो वैल्यू होती है वो मोस्टली होती है 0 होती है, 3x3 का एक वेक्टर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है या किसी का कोई सवाल? ओके गुड देन अच्छा, अब हमारे पास है कि हम ना जैसा मैंने अभी आपको बात है कि हम वेट एंड बाइसेस हमारे पास हम कैलकुलेट करते हैं और ये मोस्टली क्या रहते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वो कह लें कि अपडेट नहीं होते हर दफ़ा मतलब जब हमारे पास एक दफ़ा पूरा x1 इनपुट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो अपडेट होते हैं। यानी कि x11 जाएगा, x12 जाएगा, x13 जाएगा, उसके बाद वो फाइनल एक आउटपुट बनेगी और वो फिर नेक्स्ट लेयर में जाती है आउटपुट लेयर में। जब वो x2 वेक्टर पे जाएगा तब हमारे पास वेट एंड बाइसेस क्या हो जाएँगे अपडेट हो जाएँगे या इस तरह से। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास ना हम इसकी वेट एंड बाइसेस कैलकुलेट करते हैं। तो जिस तरह आपको याद होगा कि हमारे पास क्या था, हमने 5 इनपुट्स ली थी और हमारे पास जो कह लें कि आगे नोड थी वो कितनी थी 3 यानी कि हमारे पास कितनी हो गई 15 वेट्स हो गए। इसी तरह अब 3 नोड्स हैं तो इसका मतलब है कि 3 हमारे पास क्या आएँगी बाइसेस भी होंगी, उसको मैं यहाँ पे बी से रिप्रेज़ेंट कर देता हूँ। इसी तरह अगर मैं उसके बाद देखूँ, तो ये जो 3 थे ये बेसिकली आगे एक ही आउटपुट लेयर के साथ कनेक्ट थे। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय जो 1 है, तो ये भी हमारे पास 3 वेट्स यहाँ से आ गए और अब क्योंकि वहाँ पे भी एक नोड है, तो वहाँ पे भी एक क्या हो जाएगी 1 बाइस भी हो जाएगी। लेकिन अब आरएनएन ये तो बात रही हो गई एएनएन की, कि एएनएन में हम ऐसे वेट एंड बाइसेस कैलकुलेट करते थे। लेकिन आरएनएन में मैंने आपको बताया कि हिडन कनेक्शन भी होता है, जो हमारे केस में 3x3 का था। तो इस वजह से हमारे पास जिससे ये वैल्यूज़ आप देखें ना, ये वैल्यू रिपीट हो रही थी। यानी कि ये भी किसी न किसी इनके साथ भी कोई ना कोई वेट एसोसिएट होगा, कोई ना कोई बाइस वगैरह कह लें कि एसोसिएटेड होती है। वो तो इन नोड्स के साथ होती है, वो सेम ही रहेगी। तो अलबत्ता वेट्स के साथ किसी वेट के साथ ही वापस जा रही है ना, कोई ना कोई वेट इनके साथ एसोसिएट हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, एक नई कह लें कि वेट्स आ जाता है 3x3 यानी कि टोटल अब हमारे पास ये 9 वेट्स ये भी आ गए। तो अब अगर हम इन टोटल जो ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं, अगर हम इनको देखें तो हमारे पास क्या होगा, तकरीबन ये 27 वेट्स बन जाते हैं और 4 बाइसेस रहती हैं। अच्छा अभी तक अब आप भी कह लें कि थोड़ा सुस्त हो गए होंगे या परेशान हो गए क्योंकि अभी तक हमने कोई कोड की एग्ज़ाम्पल ही देखी। तो प्रैक्टिकली इसको देखने के लिए मैंने यहाँ पे एक आर्किटेक्चर बनाया है जिस तरह वही सीक्वेंशियल इंपोर्ट करके यहाँ से डेंस और सिंपल आरएनएन हमने लोड किया, यहाँ इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने सिर्फ सिंपल आरएनएन बनाया तो ये देखें हमने सबसे पहले इसको वैल्यू जो दी है, हमने उसको बताया कि हमारे कितने हैं 3 नोड्स हैं। उसके साथ इनपुट की शेप दे दी है, उसमें हमने 4,5 रखी। 4 टाइम्स को रिप्रेज़ेंट करा और 5 हमारे पास ये आपको याद होगा कि हमने कहा था नंबर ऑफ फीचर्स हैं। उसके बाद देखें अगली जो लेयर है हमारे पास वहाँ पे हमने आउटपुट लेयर में एक ही नोड थी, तो एक ही नोड हमने रखी और सिग्माइड का एक्टिवेशन फंक्शन इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, इस वजह से हमने यहाँ पे सिग्माइड का फंक्शन रखा है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी जो पहली फर्स्ट लेयर थी उसके लिए हमारे पास कितने टोटल वेट्स बने 27। तो ये 27 वेट्स कौन से? एक तो हमारे पास 5 इनपुट्स थी और 3 हमारे पास नोड्स थी, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 और साथ में हमारे पास क्या हो रहा था, 3 उन नोड्स की बाइसेस थी 18 हो गए। लेकिन जो 9 वेट्स मज़ीद ऐड हुए हैं जो पैरामीटर जो 27 टोटल वो कौन से हैं? 3x3 जो हिडन कनेक्शन के वेट्स थे हमारे पास बेसिकली वो हैं, जो कि आरएनएन के केस में होते हैं क्योंकि वो कह लें कि बैक जाती है उसकी आउटपुट एज़ अ इनपुट काम करने के लिए। तो ये जो बार-बार मैं कह लें कि बोर हूँ कि आउटपुट कैसे बैक इनपुट जाती है वो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये अगर अब हम देखें तो हमारे पास 27 ये आ गए और उसके बाद नेक्स्ट लेयर के लिए भी अगर हम देखें तो 4 वो भी वैल्यूज़ हैं। तो टोटल हमारे पास कह लें कि 27 प्लस 4 31 तो टोटल पैरामीटर्स हमारे पास कितने हो गए 31 और यही हमने अभी थ्योरेटिकली भी पढ़े थे या कैलकुलेट किए थे और कोड में भी देखें हमें यही चीज़ें प्रोवाइड की हैं। होप सो इट्स क्लियर। ओके देन हम ना देते हैं बेसिकली तो आउटपुट कैलकुलेट कैसे कर रहा होता है ना, तो मतलब बिहाइंड द सीन मैथमेटिकल क्या कह लें कि इक्वेशंस बन रही होती हैं, किस तरह से काम कर रहा होता है। तो साथ इससे जो कह लें कि मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊँगा, तो इससे आपको ना थोड़ा क्लियर भी होगा और समझने में आसानी होगी अगर आपने पिछली चीज़ों को अच्छे से देखा है तो।
उसके लिए मैं अगेन दूसरी विंडो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो होप सो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। नहीं तो रिकॉर्डिंग में लाज़मी देखिएगा, लेक्चर्स अपलोड हो जाएँगे यूट्यूब पे। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या हो रहा था कि जो हमारे पास ये रिव्यूज़ थे और ये हमारे पास सेंटिमेंट्स थे। तो मैंने कहा था कि हमारे पास ये x11 का वेक्टर होता है, फिर x12 का देन x13 का। मैंने सिंपली टेक्स्ट को यहाँ पे एज़ अ वेक्टर ही शो कर दिया। जब मैं सेकंड की बात कर रहा था तो x21 और यहाँ पे फिर x22 और x23। अब आपको याद होगा जो हमारा थर्ड रिव्यू था उसमें बेसिकली 4 वर्ड्स थे। तो वहाँ पे x31, x32 देन x33, तो एक चौथे नंबर पे x34 भी आ जाएगा। देन उसके बाद जो सेंटिमेंट एनालिसिस वाले हैं उसमें हमारे पास 1 देन 0 और ये 0। अच्छा, अब इस सारे को ना हम एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारे पास क्या है ना कि समझने में आसानी हो। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि हम ये कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास जो है ना, क्या हो रहा है? एक मिनट। हाँ, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था कि हमने कहा कि जब टाइम इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, उस टाइम हम कहते हैं कि लेट्स ये हमारे पास एक ना ये हिडन लेयर थी। उस टाइम हमारे पास x11 एज़ अ इनपुट जाएगा और इसके साथ कोई ना कोई वेट एसोसिएटेड है जिसको हम WI कहते हैं। तो इससे कोई ना कोई आउटपुट निकलती है, उसको हमने नाम दे दिया किसका? O11 का या O1 का। अब जब हम सेकंड टाइम स्टैम्प की बात करते हैं, जब हमारे पास क्या है ना कि t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 हो जाएगी। तो उस टाइम हमारे पास जो x है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1, 2 और उस टाइम हमारे पास इसके साथ भी कोई ना कोई वेट हो जाएगा WI। लेकिन अब की बार जो एक चीज़ है वो इज़ाफ़ी जो इसमें ऐड हो जाएगी वो क्या होगा? ये जो O11 था बेसिकली, मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए टाइम स्टैम्प्स को ऐसे यूँ डॉटेड लाइन लगा देता हूँ। ये भी बेसिकली एज़ अ इनपुट इस हिडन लेयर में अब काम करेगा और इसके साथ कोई हिडन वेट्स होंगे जिसको हम WH से रिप्रेज़ेंट कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि टाइम इज़ इक्वल टू पे अब जो आउटपुट निकलेगी, आउटपुट 2 निकलेगी यहाँ से O2 जिसको हम कहते हैं। तो वो बेसिकली उसमें इनपुट x12 तो जा रहा था WI के साथ, लेकिन साथ ही जो पिछले टाइम स्टेप की जो आउटपुट थी वो भी एज़ अ इनपुट इसमें जा रही है, इंटर हो रही है। तो अब अगर आपको याद होगा कि हम कोई ना कोई एक इस हिडन लेयर में क्या होता होता था कि हमारे पास बेसिकली इनका डॉट प्रोडक्ट होता था और जो बाइस वगैरह होती थी और बाइस हम इसमें ऐड कर देते थे। तो उसके बाद इस सारे के ऊपर हम कोई ना कोई एक्टिवेशन फ़ंक्शन लगा देते हैं, जिस तरह हमारे केस में अगर मैं बात करूँ तो हम अगर रीलू का एक्टिवेशन फ़ंक्शन यूज़ करें तो मैं यहाँ पे रीलू लिख देता हूँ। सिमिलरली अगर आप इसमें देखो तो इसमें आप कैलकुलेशंस कैसे होंगी? अगर इसमें भी रीलू का एक्टिवेशन फ़ंक्शन लगाना है हमने, लेकिन अंदर क्या होगा? एक तो हमारे पास यही थे ना x12 WI, लेकिन अब की बार हमारे पास डायरेक्ट 22 ऐड होने की जगह हमारे पास जो O1 एज़ अ इनपुट इंटर हो रहा है, तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा और O1 किसी हिडन वेट के साथ जा रहा है WH और फिर इसमें हमारे पास 22 की कोई ना कोई टर्म ऐड हो जाएगी और बाकी सारे के ऊपर हमने क्या रीलू का एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया। अच्छा, अब आपने साथ-साथ बताना है कि ये लेट्स से अगली टाइम स्टैम्प आ गई है जिसको हमने नाम दे दिया t इज़ इक्वल टू 3 का। तो अब आप खुद देखो कि हमारे पास अब की बार हिडन लेयर में क्या होगा? नेक्स्ट जो वेक्टर था x13 उसने आना है, उसके साथ भी कोई ना कोई वेट होगा WI, इसने भी आउटपुट निकालनी है O3, लेकिन यहाँ से हमारे पास क्या होगा O2 एज़ अ इनपुट कोई हिडन वेट के साथ वो भी इसमें एंट्री कर रहा है या इंटर हो रहा है। तो इसके लिए भी हमारे पास सिमिलरली x13 और WI का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसके साथ जो O2 एज़ अ इनपुट जा रहा है, प्रीवियस जो टाइम स्टैम्प थी, टाइम स्टैम्प इक्वल टू 2 का जो आउटपुट थी कह लें कि वो एज़ अ टाइम स्टैम्प इक्वल टू 3 में एज़ अ इनपुट काम कर रही है। तो इस तरह से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे थे। अब जब वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे अभी हमारे पास जो रिव्यू 1 था, x1 जो वेक्टर था, अगर आप यहाँ पे देखें, 1 मिनट,
यहाँ पे अगर आप देखें x1 जो वेक्टर था, इसमें हमारे पास ये टोटल x1 वेक्टर है ना, तो इसके आगे से अगर आप देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे? 3 थे, यानी कि 3 टाइम्स स्टेप थी। जब ये 3 टाइम्स स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे फिर उसके जो एक कहने के फाइनल जो इसकी वैल्यूज़ निकलती हैं वो क्या होती हैं, फिर वो आउटपुट जो हमारे पास कहलें लेयर पे न्यूरॉन का होता है उसको हम वो क्या कर देते हैं, फ़ीड कर देते हैं। जिसके ऊपर फर्दर उस टाइम वैल्यूज़ कैलकुलेट होके वो हमें क्या करता है, वाई हैट यानी कि वाई जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं वो हमें दे देता है। तो यहाँ से हम आपको बात समझ आ रही होगी किस तरह से हम फाइनल आउटपुट लेयर तक रीच कर जाते हैं। तो यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आ गई हैं। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज़ अगर आप देखें तो हमारे पास क्योंकि जो टाइम स्टैम्प इक्वल 1 है वहाँ पे हमने कहा था कि हम एक वेक्टर ले लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं O0 का, सिर्फ़ कंसिस्टेंट रहने के लिए कि वो भी एज़ अ इनपुट जा रहा है किसी WH वेट के साथ। तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे O0 WH वो भी आ जाएगा, ठीक है? तो उसकी वैल्यू मैंने आपको जितना बताया था कि हम रैंडमली इनिशिएट करते हैं या 0 से स्टार्ट कर देते हैं। तो बाकी ये जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो तीनों न्यूरॉन्स या तीनों जो नोड्स थी, उनकी वैल्यूज़ को फिर हम जो फाइनल कह लें कि हमारे पास अगला नोड होती है आउटपुट लेयर पे जो नोड बनाई हुई होती है, न्यूरॉन होता है, उसको हम वो वैल्यू प्रोवाइड्स कर देते हैं इनकी। तो होप सो आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। अच्छा, अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि या बल्कि मेरे ज़हन में एक सवाल है कि आखिर इसका नाम था रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो अब आप उस चीज़ से समझ आ रहे होंगे हम इसको रिकरेंट क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि हम इसको रिकरेंट इसलिए कह रहे होते हैं कि हमारे पास हिडन लेयर में चीज़ें रीअकर हो रही होती हैं बार-बार, कि वर्ड चेंज कर रहे हैं लेकिन स्टिल हमारे पास क्या हो रहा होता है, सेम लेयर में हम रह रहे हैं। पास्ट की जो इनपु वैल्यूज़ हैं या पास्ट जो आउटपुट की जो हमारे पास वैल्यू है वो नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे जाके उसकी इनपुट के तौर पे यूज़ होती है। यानी कि हमारे पास सेम वेट वैल्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि पैरामीटर शेयरिंग हमारे पास कंसेप्ट उसका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं जो सीक्वेंस होता है हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है और देखें हम सीक्वेंस को या रिदम को तोड़ते भी नहीं हैं क्योंकि हम पिछली वैल्यू को साथ लेके चल रहे हैं। और जो सिंपल से सिंपल भी आरएनएन है वो कह लें कि हमारे पास अप टू कह लें कि 10 टाइम्स तक की जो वैल्यू है उनको स्टोर कर सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह आपको बात समझ आ रही होगी कि हमारे पास क्या होता है कि इसकी थोड़ी क्या होती है मेमोरी होती है इसके जिसमें हमारे पास 10 टाइम्स तक की वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें सेव रहती हैं, स्टोर रहती हैं और उनको वो प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास कहने के जो टेक्स्ट होता है उसको हम वेक्टर में जब कन्वर्ट करके उसके बाद भी उसकी वैल्यूज़ भेजते हैं, तो वो उसको भी बेहतर तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये कैलकुलेशंस वगैरह थी और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये चीज़ें आपको समझ आ रही हों। बाकी किसी का कोई सवाल यहाँ तक? तो अगर तो ये चीज़ें क्लियर हैं, तो देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोई कोड की एग्ज़ाम्पल देखेंगे, बाकायदा कोई डाटा सेट लेंगे और उसपे आरएनएन बना के देखेंगे कि वो किस तरह से परफ़ॉर्म करता है और हम उसमें प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम डाटा को किस तरह से उसमें एज़ अ इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।